बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जेनेटिक्स या इनहेरिटेंस के चैप्टर से एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो है एसोसिएशन ऑफ इनहेरिटेंस विद लॉज ऑफ मेंडल्स। अगर डायरेक्टली मैं यहां से शुरू कर दूं कि पहले स्टेप में ये होता है, दूसरे स्टेप में ये होता है, टेक्निक्स ऐसे यूज होती हैं, तो मुझे पता है कि आपको इतने अच्छे से समझ नहीं आएगी। सो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए मैं यहां पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करता हूं ताकि आपको आज के टॉपिक की अच्छे से समझ आ सके। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि मेंडल वो साइंटिस्ट था जिसने मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्कवर किया। तो यहां पे अगर मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि किस बेस पर किया, तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा कि एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट्स, कि मेंडल ने जो पी प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया था कि मेंडल ने जो 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स ली थी, जिनको मेंडल ने स्टडी किया था, वो कौन सी थी, और उन्हीं 7 ट्रेड्स में से एक ट्रेड सीड शेप भी थी। और यहां पे मैंने सीड शेप की एग्जांपल ली है ताकि आज का जो टॉपिक है एसोसिएशन ऑफ इनहेरिटेंस विद मेंडल लॉज आपको आसानी से समझ आ सके। सो लेट्स स्टार्ट। मेंडल ने एक ऐसा प्लांट लिया जिसके सीड की जो शेप थी वो राउंड थी, और उसके अंदर जो एलील थे वो दोनों डोमिनेंट थे और दोनों सेम थे। यानी ऐसी कंडीशन जिसके अंदर दोनों एलील सेम हो, तो ऐसी कंडीशन को होमोजाइगस कहते हैं। और इस तरह की शेप, इस तरह की कंडीशन को हम होमोजाइगस राउंड कह सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम एलील हैं और शेप जो है वो राउंड है। और मेंडल ने दूसरा ऐसा पी प्लांट सिलेक्ट किया जिसके सीड की जो शेप थी वो रिंकल्ड थी, यानी झुर्रीदार थी, और उसके अंदर एलील जो थे वो दोनों रिसेसिव थे, दोनों सेम थे। तभी मैंने यहां पे भी लिख दिया है होमोजाइगस, और शेप रिंकल्ड होने की वजह से मैंने नाम दे दिया होमोजाइगस रिंकल्ड का। अब यहां पे एक पॉइंट नोट कीजिएगा कि ऐसी कंडीशन के जिसमें दोनों एलील सेम हो, तो इस करेक्टर के लिए इस प्लांट को हम सिंपली ट्रू ब्रीड का नाम देंगे। तो आपके पास ये ट्रू ब्रीड है राउंड शेप के लिए, और ये वाला प्लांट ट्रू ब्रीड है रिंकल्ड शेप यानी सीड की शेप के लिए। सर यहां पे एक कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है सर? ये बात तो समझ आ रही है कि मेंडल ने, या हम भी सिंपली सीड के शेप को देखकर बता सकते हैं कि इस प्लांट के साथ जो सीड्स लगे हैं उनकी जो शेप है वो राउंड है, ठीक है, और इस प्लांट के अंदर जो फली के अंदर जो सीड्स लगे हैं उनकी शेप रिंकल्ड है, तो हम देख के बता सकते हैं, ये बात तो ठीक है। लेकिन सर मेंडल को क्या पता था कि इसके अंदर दोनों एलील इस कंडीशन में हैं? यह भी तो हो सकता था कि इसके अंदर ये कंडीशन हो, एक कैपिटल आर हो, एक स्मॉल आर हो। इस कंडीशन में भी तो सीड की शेप राउंड ही होगी, क्योंकि कैपिटल आर जो है वो डोमिनेट है और रिंकल्ड वाला आर जो है वो रिसेसिव है। वेरी गुड क्वेश्चन। असल में इसी क्वेश्चन का आंसर तो आज का हमारा टॉपिक है कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स कैसे परफॉर्म किए, और मेंडल ने इस तरह के प्लांट्स को यानी ट्रू ब्रीड को कैसे डेवलप किया। तो इसी वजह से मैंने पहला स्टेप लिखा हुआ है, स्टेप 1 टू डेवलप ट्रू ब्रीड। क्या मेंडल ने सबसे पहले क्या काम किया कि ट्रू ब्रीड को डेवलप किया। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ चुका है कि सर ये ट्रू ब्रीड क्या है और कैसे डेवलप होता है। तो इसको समझने के लिए मैंने यहां पे पॉइंट लिखा हुआ है सेल्फ फर्टिलाइजेशन। इसको समझना होगा। जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन की आपको समझ आएगी तो ये 3 लाइंस आप आसानी से समझ सकेंगे। सो सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या है? इस फर्टिलाइजेशन को समझने से पहले हमें थोड़ा सा फ्लावर की स्ट्रक्चर को समझना होगा। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास पी फ्लावर है, और इस फ्लावर में वो वाला पार्ट जहां पे फीमेल गमीट प्रोड्यूस होता है उस पार्ट को हम ओवरी कहते हैं, और फ्लावर का वो वाला पार्ट जिसके अंदर मेल गमीट, इस केस में पोलन, जिसमें प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम एंथर कहते हैं। यहां पे फोकस कीजिएगा। ऐसा फ्लावर जिसके अंदर मेल पार्ट यानी एंथर और फीमेल पार्ट यानी ओवरी यानी दोनों पार्ट मौजूद हों, ऐसे फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। तो एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दूसरा फ्लावर है, इसमें भी उसी तरह ये एंथर है, ये ओवरी है। एंथर के अंदर पोलन्स बने
और इसी फ्लावर के अंदर ओवरी के अंदर जाएं और यहां पे जो फीमेल गेमीट है इसको फर्टिलाइज करें, तो ऐसी फर्टिलाइजेशन को सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगर इस फ्लावर के एंथर के अंदर जो पोलन बने वो आकर इस फ्लावर की ओवरी के अंदर फर्टिलाइजेशन करें, तो इसको हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहेंगे। क्लियर है यहां पे कंसेप्ट? अब यहां पे मैंने यहां पे ये कुछ पॉइंट लिखे हैं, अब इनको पहले डायग्राम से समझते हैं, तभी मैं 3 लाइंस को रीड करूंगा, आपको समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, ये एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर जो सीड्स थे वो राउंड थे। आपने इस प्लांट को ग्रो करवाया और ग्रो करवाने के बाद इसके पोलन्स इसी के ओवरी के अंदर फीमेल गेमीट के साथ फर्टिलाइज करवाए। फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में यहां पे मटर की फली बनी और उसके अंदर जो सीड बने वो भी राउंड बने, और फिर आपने उस फली से सीड निकाले, दोबारा जमीन में बोए, कल्टीवेट करवाए और उससे पी प्लांट बना, और पी प्लांट के अंदर फ्लावर बने और फ्लावर के अंदर फिर आपने फर्टिलाइजेशन करवाई और फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में दोबारा सीड्स बने, वो भी राउंड थे, और फिर उन्हीं सीड्स को आपने दोबारा कल्टीवेट किया, फिर फर्टिलाइजेशन हुई, फिर सीड जो थे राउंड थे। इस तरह अगर ये काम चलता गया और आपके पास सब जनरेशंस में सीड्स राउंड ही आए, तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर एलील्स की कंडीशन है कैपिटल आर, यानी दोनों एलील सीड शेप के लिए वो है राउंड या दोनों हैं कैपिटल। यहां तक समझ आ गई? इसको हम कहेंगे ट्रू ब्रीड। अब यहां पे मैंने यहां पे एक पॉइंट लिख लिया है, the plants that produce all the offspring of its own phenotype, यानी अपनी शेप के, upon self fertilization is called true breeding। ऐसे प्लांट्स को हम ट्रू ब्रीड कहते हैं कि जिनकी हर जनरेशन में वो करेक्टर जो इनमें थी, पेरेंट्स में थी, वो सेम हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रू ब्रीड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, दूसरी एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज के ये दूसरा फ्लावर है, ये दूसरा पी प्लांट है, और इसकी फर्टिलाइजेशन होती है, यहां से पोलन्स आकर यहां पे फर्टिलाइजेशन हुई, और फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में यहां पे सीड्स बने, और यहां पे जो सीड्स बने वो लेट्स सपोज रिंकल्ड थे। आपने रिंकल्ड को कल्टीवेट करवाया और वहां से प्लांट्स बने, और उन प्लांट्स के अंदर जो सीड्स बने वो भी रिंकल्ड थे, और फिर उन प्लांट्स के फर्दर जो सीड्स आपने कल्टीवेट करवाए वो भी रिंकल्ड थे। तो इस तरह अगर जनरेशन टू जनरेशन अगर फिनोटाइप सेम रहे उस करेक्टर की, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये है ट्रू ब्रीड, यानी इस रिंकल के शेप में इसका मतलब यह हुआ कि इस प्लांट के दोनों एलील जो हैं वो इस कंडीशन में हैं, यानी रिसेसिव में हैं, तो तभी सीड की जो शेप है वो रिंकल्ड है। तो अब मेंडल ने सबसे पहला काम यह किया कि उसने ट्रू ब्रीड डेवलप किए। तो यहां पे मैंने लिख लिया, उसने एक इस तरह का ट्रू ब्रीड डेवलप किया और एक इस तरह का ट्रू ब्रीड डेवलप किया। अब डेवलप करने के बाद उसने दूसरा काम क्या किया, इन दोनों की आपस में फर्टिलाइजेशन करवाई, जिसको हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, और इन दोनों की फर्टिलाइजेशन या क्रॉस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पे मैं एक लाइन पढ़ लेता हूं, फिर उसके बाद आपको समझाता हूं। क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल हैविंग कंट्रास्टिंग फिनोटाइप, यानी कंट्रास्टिंग मीन क्लियर डिफरेंस जिसमें पाया जाए, तो इसमें कंट्रास्टिंग ट्रेड्स आपको क्लियर मिलती हैं, ये राउंड है और ये रिंकल्ड है, यानी क्रॉस बिटवीन राउंड सीड पी प्लांट एंड रिंकल्ड सीड पी प्लांट, के दोनों कंट्रास्ट हैं। तो इस क्रॉस को हम सिंपली हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। यह कैसे होता है, या सेकंड स्टेप कैसे होगा, अब इस एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, इस प्लांट के यहां से एंथर से पोलन्स बने और इन पोलन्स का हम क्रॉस करवाएं दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट के ओवा से। फॉर एग्जांपल, ये वाले पोलन्स आए और पोलन्स आने के बाद दूसरे फ्लावर के फीमेल गेमीट के साथ फ्यूज हो, तो इसको हम सिंपली क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहेंगे। तो मेंडल ने क्या किया, इस प्लांट का यानी जो ट्रू ब्रीड था, जो सीड जिसके राउंड थे, उसका क्रॉस करवाया ऐसे प्लांट के साथ जिसके सीड जो थे वो रिंकल्ड थे, और क्रॉस करवाने को उसने नाम दे दिया हाइब्रिडाइजेशन का। सर यहां पे क्वेश्चन है, अरे बाबा फिर क्या क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन ये है
कि आपने कहा कि यहां से पोलन्स आए और यहां पे फर्टिलाइजेशन हुई, तो सर हमें क्या पता इसके अपने, इस फ्लावर के अपने एंथर ने पोलन्स बनाए हो और इन पोलन्स ने फर्टिलाइजेशन की हो, इधर से ना आए हो। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो अब जरा सा समझना है, इसी बात को समझने के लिए यहां पे मैंने टेक्निक्स लिख ली हैं। एक का नाम है मेस्कुलेशन और दूसरा है बैगिंग। अब क्या होता है कि हम क्या करेंगे, इस बात को श्योर करने के लिए कि वाकई में इधर से पोलन्स आए और इधर से ओवा ने फर्टिलाइजेशन की, तो इस केस में क्या होगा कि हम ये करेंगे कि इस प्लांट के यहां से एंथर को रिमूव कर देंगे। जब इस प्लांट के एंथर को यहां से रिमूव करेंगे और इस प्लांट के जो ओवरी है, उस ओवरी के जो स्टिग्मा ऊपर वाला पार्ट है, इसके ऊपर बैग चढ़ा देंगे। अब मुझे ये बताएं, अब अगर इधर फर्टिलाइजेशन हो रही है तो डेफिनेटली जो फर्टिलाइजेशन हो रही है वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रही है। क्यों? क्योंकि इसके जो पोलन्स हैं वो पोलन्स आ रहे हैं इसकी ओवरी के अंदर, क्योंकि इसके अपने तो पोलन्स एंथर है ही नहीं, तो पोलन्स किधर से बनेंगे। और इधर फर्टिलाइजेशन इसकी अपनी नहीं हो रही, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, क्योंकि हमने स्टिग्मा के ऊपर बैग चढ़ा दिया है। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन को श्योर करने के लिए दो टेक्निक्स यूज होती हैं। एक टेक्निक जिसमें हम एंथर को रिमूव कर देते हैं, यानी जो मेल पार्ट है उसको रिमूव कर देते हैं, जिसको हमने नाम दे दिया एमेस्कुलेशन। तो यहां पे मैंने लिख लिया द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। बाइसेक्सुअल फ्लावर से एंथर को रिमूव करना विदाउट द अफेक्टिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे कोई असर ना हो। और दूसरा पार्ट बैगिंग क्या है कि हम इस फ्लावर के ओवरी के ऊपर जो स्टिग्मा पार्ट है उसके ऊपर बैग चढ़ा देंगे, ताकि वो इसके अपने पोलन जो हैं इसको खुद फर्टिलाइज ना कर सकें। स्टिग्मा ऑफ फ्लावर इज कवर्ड विद बैग टू प्रिवेंट द सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ताकि इसकी अपनी सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना हो। श्योर के आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।